Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and in this lecture series we are discussing PT 360 Science and Technology Current Affairs. So let's continue our discussion. पिछले लेक्चर में हमने जीन थेरेपी के बारे में बात की थी. अब आज हम इस लेक्चर में जो जीन थेरेपी के एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में बात करते हैं, इसके क्या अनुप्रयोग हैं. ठीक है, जो इनहैंस्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंसर्शन ऑफ ए जीन टू इन्हेंस अ नोन कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करता है, मतलब उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है. और यूजेनेसिक जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जो है जीन को जो है इम्प्रूव करता है और कॉम्प्लेक्स जो ह्यूमन ट्रेट्स हैं लाइक इंटेलिजेंस, इन सबको बढ़ाता है. तो अगर जीन को इम्प्रूव कर दिया जाएगा तो जो इंटेलिजेंस है उसको भी बढ़ाया जा सकता है. हेल्थ, ये डिजीज़ को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कैंसर हो गया, एड्स हो गया, या सिकल सेल एनीमिया हो गई, हीमोफीलिया अनुवांशिक जो बीमारी है, और लार्ज बी सेल लिम्फोमा यानी ब्लड कैंसर. ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है. और इसके साथ कुछ इश्यूज भी हैं, उनको हम देखते हैं एक बार. इम्यून जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम इज टू अटैक एंड एक्सपेल द इन्वेडर्स. इट मे एक्सपेल द इंसर्टेड जीन ऑल्सो. मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो बाहर से कोई चीज़ अगर अंदर जाता है, हमारे बैक्टीरिया वायरस, उसको बाहर निकालने का काम करते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि जो जीन डाला जाए उसको भी हमारा इम्यून सिस्टम बाहर की तरफ निकाल दे. और इंसर्शनल म्यूटेजेनेसिस, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, डीएनए में कुछ अगर गड़बड़ टारगेट हम कर देते हैं, ठीक है, जीनोम में, तो ये जो है काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है. और जैसे कि डीएनए इज इंटीग्रेटेड इन ट्यूमर सप्रेसर जीन, इट कुड इंड्यूस अ ट्यूमर. ठीक है, ये एक ट्यूमर बना सकता है अगर ट्यूमर को सप्रेस करने के लिए कोई डीएनए डाला जाता है. तो एथिकल कंसर्न्स भी है कुछ इसके. नैतिक जो है वो है, एक तो भगवान की तरह हम एक्ट करने लगते हैं. ठीक है, तो भगवान का काम अपने हाथ में ले रहे हैं, जो कि गॉड जो है, ऐसा माना जाता है कि गॉड ने ही सब कुछ बनाया है. तो इट इज़ मतलब ह्यूमन एक्टिंग लाइक ए गॉड वाली कंडीशन बन जाएगी. और जो जीन थेरेपी है वो जो पूरा ह्यूमन काइंड है, मानव जाति है, उसको एक वस्तु के रूप में बदल सकती है. और यहाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो नैतिक डिबेट्स में होते हैं, जैसे कि डिसाइडिंग व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ डिसेबिलिटी. मतलब ये कैसे डिसाइड होता है कि क्या सामान्य है और क्या जो है डिसेबिलिटी है. एंड वेदर डिसेबिलिटी इज़ ए डिजीज़, क्या डिसेबिलिटी कोई जो है बीमारी है. इक्वल एक्सेस टू ट्रीटमेंट. The gene therapy has high cost and has limited applications. जैसे कि कॉस्ट ऑफ एस्कार्ट थेरेपी, जो कि $4 लाख, इसकी जो थेरेपी है वो काफ़ी महंगी है. लो इंसेंटिव्स टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं उनको कम प्रोत्साहन दिया जाता है. हाल जो कि अभी अभी की बात करें अगर, तो ये केवल जो है कुछ दुर्लभ बीमारियों का ही इलाज करता है. and these orphan drugs are of little interest of profit generating, जो कि ये कुछ ही बीमारियों का इलाज करते हैं. तो जो लाभ के लिए काम करती हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनको कम फायदा इससे पहुंचता है. रेगुलेटिंग बॉडी, यहाँ पे कोई रेगुलेटिंग बॉडी जो इसको विनिमय, इसका जो है नियमन कर सके, नियमन करने वाली कोई रेगुलेशन बॉडी नहीं है. अनकंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल, और यहाँ पे कोई मानक जो है नॉर्म्स नहीं है ताकि जो क्लिनिकल ट्रायल्स को कंट्रोल कर सके. ट्रांसफ़र ऑफ डिजीजेस, बीमारियों का जो है हस्तांतरण. द टेक्नोलॉजी शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द डिजीज फॉर विच देयर इज नो इफेक्टिव डायग्नोसिस अवेलेबल. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स हैं वो जीन्स की मैपिंग करने के लिए, और डीएनए जो सीक्वेंस है जो ह्यूमन में होता है उसको मैपिंग करने के लिए बनाया गया है. और ये जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ये पूरे जो ह्यूमंस हैं उनका एक डीएनए सीक्वेंस और जीन्स की मैपिंग करेगा.
और ये सबसे बड़ा जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट है। HGP रीड एंड HGP राइट। HGP रीड जो होता है एम्ड टू रीड एंड डिसिफर द ह्यूमन जीनोम यूजिंग केमिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, और HGP राइट जो होता है एम्स टू राइट कंप्लीट सेट ऑफ ह्यूमन जीन्स विद द सोफिस्टिकेटेड बायो इंजीनियरिंग टूल्स। पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द हेल्थ फॉर हेल्थ के लेके इससे क्या जो है संभावित इससे लाभ हो सकते हैं। एक तो कम्युनिकेबल जो संक्रामक डिजीजेज होती हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजीज, वैक्सीन एंड ड्रग्स जो होते हैं इस HPG राइट्स के द्वारा जो विकसित किए जाते हैं, ये सार्वभौमिक रूप से इन अप्लीकेबल होंगे सारे ऑर्गेनिज्म पर, और ये मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया इन सब से निपटने का काम करेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं, गैर संक्रामक बीमारियां जो होती हैं, HGP ये जो है हमारी मदद जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे कि कैंसर हो गया, इनसे लड़ने में मदद करेंगे, और इसके लिए हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उसका स्पेसिफिकेशन करेंगे, उसको स्पेसिफाई करेंगे। ऑर्गन ग्रोथ एंड ट्रांसप्लांट, जो अंगों में वृद्धि है और जो उनकी जो ट्रांसप्लांट है उसको। HGP right has the potential to grow human organs and thus solves the ethical issue of human donors. Stem cells, और ये जो है it will revolutionize the use of stem cells by using induced pluripotent stem cells to create an ultra safe human cell line. Evolution, along with the identifying all approximately 20,000 to 25,000 genes in the human genome, the project also created ethical and legal IPR concerns. One of the main concerns has related to issues hiring of employees and health insurance. कौन से लोग इसमें काम करेंगे और जो इसका हेल्थ इंश्योरेंस क्या होगा, क्योंकि जो हेल्थ कंसर्न्स हैं, ठीक है, वो किसी के जिन को ही दिखाते हैं। अगर जिन सबका इम्प्रूव कर दिया जाएगा तो हेल्थ इंश्योरेंस वाले भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। अर्थ जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? ये जो है सीक्वेंस, कैटलॉग और कैरेक्टरिस्टिक जो होता है जीनोम्स का, जो सभी यूकैरियोटिक बायोडाइवर्सिटी जो भी धरती पर है, यूकैरियोटिक विविधता जो धरती पर है, उनके 10 सालों के लिए एक सीक्वेंस, कैटलॉग और उनका कैरेक्टरिस्टिक बनाएगा। और जो EGP प्रोजेक्ट है ये एक जो है डिटेल्ड जेनेटिक सीक्वेंस और कुछ जो इनका इवोल्यूशनरी कनेक्शंस है उसको रिवेल करेगा, उसको समझने में मदद करेगा, और ये डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है लाइफ के लिए वो बनाने का काम करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज ऑल्सो कोलेबोरेटिंग विद द EGP के साथ जो है वर्ल्ड जो अर्थ जीनोम प्रोजेक्ट है उसके साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी काम कर रहा है। और इसके जो चौथा जो औद्योगिक रिवॉल्यूशन है उसके तहत जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? जीनोम इज एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ DNA, ठीक है, ये पूरा जो एक किसी ऑर्गेनिज्म का जैविक इकाई का एक DNA के पूरा कंप्लीट सेट होता है, उसको जीनोम कहते हैं। और ये सारे क्रोमोजोम्स जो उसमें होते हैं DNA में और जो जीन्स होते हैं उनको शामिल करता है, ठीक है, इसको जीनोम बोलते हैं। और सारे जीनोम जो है सारे इन्फॉर्मेशन जो भी ज़रूरी हैं एक ऑर्गेनिज्म को बनाने में, उसके रख रखाव के लिए, वो इसमें पाए जाते हैं। और जीनोम जो होते हैं ये सीक्वेंसिंग की जो प्रक्रिया है उसके तहत के आधार पर समझे जा सकते हैं। और जीनोम सीक्वेंसिंग जो होता है डेसिफर एक्सैक्ट ऑर्डर्स ऑफ बेस पेयर्स इन एन इंडिविजुअल्स। इंडिजिन प्रोग्राम क्या है? ये जो है पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग जो है इंडियन इंडिविजुअल्स का, भारतीय लोगों का, जो कि अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत में एथनिक डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, उनके लिए पूरा होल जो उनका जीनोम सीक्वेंसिंग है वो करने का एक प्रोग्राम है। और इसकी जो फंडिंग है वो CSIR इंडिया के द्वारा जो रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में, विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय में CSIR जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा की जाएगी। और ये कुछ पायलट डेटाबेस जो तैयार करते हैं जो कि जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी
of carrier genetic diseases towards enabling affordable carrier screening approaches. ठीक है, it creates a pilot database to enable genetic epidemiology of carrier genetic diseases towards enabling affordable carrier screening approaches. इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या लाभ है? ये जो है एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग एपिडोमोलॉजी ऑफ जेनेटिक डिजीज टू इनेबल कॉस्ट इफेक्टिव जेनेटिक टेस्ट, कैरियर स्क्रीनिंग इसके द्वारा की जा सकती है, डिटरमाइनिंग चांसेस ऑफ हैविंग ए चाइल्ड विद द जेनेटिक डिसऑर्डर, और फार्माकोजेनेटिक्स जो है स्टडी ऑफ हाउ जीन्स अफेक्ट द पर्सन्स रिस्पॉन्स टू द ड्रग। इसमें ये अध्ययन किया जाता है कि एक व्यक्ति का ये जो के ऊपर दवाई का असर क्या हो रहा है, ये इस पर जीन कैसे प्रभाव करते हैं वो, और टेस्ट टू प्रिवेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और ड्रग्स का जो रिएक्शन है एडवर्स विपरीत ड्रग्स का रिएक्शन है उसको टेस्ट करने के लिए होता है। अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑन ए पॉपुलेशन स्केल, सॉरी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 से 2003 तक के लिए था ये, एंड इट वाज ए इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट टू डिटरमाइन डीएनए सीक्वेंस ऑफ एंटायर ह्यूमन जीनोम। ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय शोध प्रयास था ताकि जो है पूरा होल जो एंटायर ह्यूमन जीनोम है, पूरे मानव का जो जीनोम है उसका एक सीक्वेंस तैयार करा सके। इससे जो क्या होता कि इट गेव अस एबिलिटी टू रीड नेचर्स कंप्लीट जेनेटिक ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग ए ह्यूमन बीइंग। एक आदमी को बनाने के लिए जो पूरे नेचर का जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है वो हम जान पाते हैं, ठीक है। और इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए का कोऑर्डिनेशन शामिल था। बायोपेस्टिसाइड जो होते हैं ये दे आर फार्मुलेटेड फ्रॉम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बेस्ड ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और नेमाटोज एंड नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस एंड इंक्लूड्स प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स एंड सेमी केमिकल्स। ये जो होते हैं जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके आधार पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया और नेमाटोड्स हो गए, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस हो गए, इनको शामिल करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है बायोपेस्टिसाइड का? ये कम जहरीले होते हैं जो कि कन्वेंशनल जो पेस्टिसाइड होते हैं परंपरागत उनसे, और केवल जो टारगेटेड पेस्ट के रूप में काम करते हैं, और ये क्लोजली रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म, जैसे नॉट ओवरऑल सिस्टम, पूरे इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी से इनका कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जैविकी होते हैं, उनके साथ इनका कनेक्शन होता है, ये उससे जुड़े होते हैं क्लोजली। इफेक्टिव इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड डिकम्पोज क्विकली, कम मात्रा में ही जो है ये काफ़ी प्रभावी होते हैं और जल्दी से इनका क्षरण भी हो जाता है। नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्स इंडिजेनाइजेशन कंसोर्टियम NBRIC. It is hosted and led by Center and Cellular and Molecular Platform. ये सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म के द्वारा होस्ट किया जाता है, और इसका जो लक्ष्य है एक राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर जो है रिसर्च, शोध, प्रोडक्ट, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टुवर्ड डेवलपिंग रीजेंट्स को तैयार करना, डायग्नोस्टिक वैक्सीन्स, थेरेप्यूटिक्स फॉर कोविड-19 पूरे भारत में जो है उसको बनाना है। और ये मेक्स इन इंडिया इनिशिएटिव्स हैं, और ये बायोमेडिकल रिसर्च और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट करता है। ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल साइंस है उसने इसको बनाया। BBX11 ये क्या है? ये एक नया पहचाना गया जीन है जो कि प्लांट्स के ग्रीनिंग्स या जो जो उनके ग्रीनिंग होते हैं प्लांट्स के, उसके द्वारा रेगुलेट होते हैं, और ये रेगुलेटिंग लेवल ऑफ द फोटो क्लोरोफिलाइड के द्वारा होते हैं। और फोटो क्लोरोफिलाइड जो होते हैं ये इंटरमीडिएट
होता है जो बायोसिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल्स में होता है। और जो सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल होता है पौधों में, ठीक है, ये काफ़ी लेंदी और बहुत बहुचरणीय होता है। और इसमें जो है इट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये पौधों के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। टू फैसिलिटेट क्विक सिंथेसिस ऑफ द chlorophyll plants make a precursor of chlorophyll called photo sorry protochlorophyllite in dark. जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उन क्रॉप्स को कहते हैं जो आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग सीड्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और ताकि जो है उपज को बढ़ाया जा सके, और जो कीट होते हैं, पेस्ट्स होते हैं, उनको टॉलरेंस उनके प्रति इनकी सहनीयता बढ़े। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि जीएम मस्टर्ड, ये created by inserting a soil bacterium for pollinating सेल्फ पॉलिनेटिंग के लिए जो है एक सॉइल बैक्टीरियम इसके अंदर डाला गया है, यानी ये खुद से ही पॉलिनेट हो जाते हैं। और बीटी ब्रिंजल या जीएम ब्रिंजल, ये भी जो है एक क्रिस्टल प्रोटीन जीन जो होता है, जो कि सॉइल बैक्टीरियम जो है बैसिलस thuringiensis बीटी जीन्स, इसको बीटी भी कहते हैं, बैसिलस thuringiensis को, इसको लेकर के ब्रिंजल में डाला गया है। इससे जो है ये जो कीट होते हैं उनके प्रति इनका रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है, प्रतिरोध डेवलप हो जाता है। बीटी मेज, जीएम मेज या मॉन 863, ये भी एक क्रिस्टल प्रोटीन जीन जो है, जो सॉइल बैक्टीरियम से, इसको बैसिलस thuringiensis कहते हैं, उसको डाला गया है इसमें। ये भी पेस्ट रेसिस्टेंट होता है। बीटी कॉटन भी पेस्ट रेसिस्टेंस होता है। जीएम राइस या गोल्डन राइस, ये जो होता है फोर्टिफाइड फूड जो होता है, मतलब कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो फूड का डाला गया है, और वो न्यूट्रिशनल वैल्यू विटामिन ए का इसके अंदर डाला गया है। तो ये काफ़ी जो पोषण की आवश्यकता होती है कुछ गरीब जो पुअर एरियाज हैं, रीजन्स हैं, वहाँ के लिए भी इनका यूज़ काफ़ी होता है गोल्डन राइस का, लाइक अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ में। इसके साथ कुछ इश्यूज जुड़े हुए हैं, सेफ्टी का इश्यूज है। देयर इज़ ए साइंटिफिक कंसेंसस दैट जीएम फूड्स हैव नो ग्रेटर रिस्क दैन कन्वेंशनल फूड। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि जो जीएम क्रॉप्स होते हैं वो उनको जो है, जो परंपरागत फूड होते हैं उनसे उनसे कम खतरा होता है, ठीक है। हालांकि जो जीएम फूड्स होते हैं इनका परीक्षण किया जाता है केस बाय केस बेसिस पर, और यहाँ देयर इज ऑनलाइन पब्लिक कंसर्न्स एंड मूवमेंट्स बाय एनजीओज रिलेटेड टू फूड सेफ्टी, लेबलिंग, रेगुलेशंस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। जो भी एनजीओज इसमें काम करते हैं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, लेबलिंग, रेगुलेशन और इन्वायरमेंटल के क्षेत्र में, इनको भी अपनी एक अलग तरीके की चिंताएं हैं, जिसके लिए वो मूवमेंट कर रहे हैं, आंदोलन करते रहते हैं। आईपीआर वर्सेस एथिकल इशू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वर्सेस नैतिक मुद्दे, एथिकल इशू। जो सीड्स आर समटाइम्स टर्मिनेटर सीड्स, सम प्लांट्स वैरायटी rights are owned by large MNCs which are driven by sole profit motive। जो टर्मिनेटर सीड्स होते हैं, कभी कभी ये टर्मिनेटर सीड्स में बदल जाते हैं, जैसे कि जो कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, वो उनका जो प्लांट वैरायटी राइट्स होता है अपने पास रखती हैं, ताकि इनसे जो है बेनिफिट कमा सकें। जैसे कि हाल ही में पेप्सिको इंडिया लिमिटेड ने एक लॉ सूट जो है पोटैटो फार्मर्स गुजरात में है उनके खिलाफ जारी किया गया था। उसको ये आरोप लगाया गया था कि ये जो है एक ऐसी वैरायटी को उगा रहे हैं जो कि प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन राइट्स के तहत क्या है, सुरक्षित है, संरक्षित है, और ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं बट अबाउट प्लांट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लीगल इश्यूज क्या हैं इसके साथ, ये जो है पूरी दुनिया में अलग अलग होते हैं लीगल इश्यूज, रेंजिंग फ्रॉम बैन करने से लेकर के टू डिफरेंट डिग्री ऑफ रेगुलेशन, मतलब अलग अलग तरीके के नियमन से संबंधित होते हैं। और जो पहली जीएम लेवलिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द फूड प्रोडक्ट्स थी, वो यूरोपियन यूनियन के द्वारा 1997 में लाई गई थी। फर्स्ट जीम लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर फूड प्रोडक्ट्स, उसकी ज़रूरत, जीम लेबलिंग रिक्वायरमेंट जो की ज़रूरत थी, वो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के द्वारा 1997 में इंट्रोड्यूस की गई थी। और यहाँ पे कोई भी रेगुलेशन नहीं है इंडिया में अभी तक, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट
मोरेटोरियम है वो उन्होंने जो है उनको जो है ये कल्टीवेशन ऑफ जिम फूड क्रॉप्स के लिए अधिकार दिए गए हैं। जिम फूड इंपोर्ट्स इन इंडिया रिक्वायर्ड अप्रूवल। जो जीएम फूड्स हैं उनको अगर हम यहाँ आयात करते हैं तो उसके लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसके तहत जो है अप्रूवल चाहिए, और फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत भी इनको अप्रूवल चाहिए। और कुछ अदर इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, मेजर इनिशिएटिव जो है फसाई के द्वारा FSSAI फूड स्टैंडर्ड्स जो हमारा अथॉरिटी इंडिया है उसके तहत जो है फूड सेफ्टी ऑन व्हील मोबाइल फूड लैब यूनिट्स, मतलब कि मोबाइल फूड लैब यूनिट्स बनाए जाएंगे जो चलने फिरने वाले लैब यूनिट्स होंगे, मतलब उनको ले जाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। सेंट्रलाइज्ड लैब मैनेजमेंट सिस्टम, इसको इन्फोनेट इंडियन फूड लेबोरेटरी नेटवर्क भी कहा जाता है। और फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है फसाई के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इंडिया जो है एक जीएम फूड्स के लिए भी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म की ज़रूरत महसूस कर रहा है। नोट्स, कुछ यहाँ पे नोट्स दिए गए हैं उसको हम देख लेते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई जो है ये FSS एक्ट 2006 के तहत गठित किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत गठित किया गया था। और ये जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं जो साइंटिफिक फूड स्टैंडर्ड्स बनाता है, यानी कि वैज्ञानिक खाद्यान्नों के लिए वैज्ञानिक एक मानक निर्मित करता है, और मैन्युफैक्चरिंग को उसके का नियम के लिए कुछ नियम बनाते हैं, उनके वितरण के लिए, उनकी बिक्री के लिए और उनकी इंपोर्ट्स के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। और ये जो है ये इंश्योर करते हैं कि इस बात की सुनिश्चितता करते हैं कि जो सेफ और होलसम फूड होता है, सुरक्षित फूड्स जो होते हैं वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए उपलब्ध हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, तो जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है ये MOEFFCC के तहत काम करती है, ठीक है। और ये जो है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल ऑफ प्रपोजल रिलेटिंग टू द रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड products or into the environment including experimental field trials. It is responsible for appraisal of activities involving use of hazardous microorganisms and recombinants in research, industrial production from the environmental angle. नैनो टेक्नोलॉजी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसकी बात करते हैं। जो नैनो टेक्नोलॉजी है एक ऐसे भौतिक आकार को से डील करता है जिसकी रेंज जो होती है 1 से 100 नैनोमीटर्स nm तक होती है। और इसमें जो है ये जो है उनके फिजिकल भौतिक संरचना और डेवलप्स न्यू डिवाइसेस एंड मटेरियल स्ट्रक्चर्स एट नैनो स्केल्स सॉरी, इस स्केल पे ये नैनो स्केल्स होता है, ठीक है। इस नैनो स्केल पे ये मेडिकल डिवाइसेस, न्यू डिवाइसेस और जो मटेरियल का आकार है, स्ट्रक्चर है, उसको बनाने का काम किया जाता है इसके तहत। और एट दिस स्केल द मटेरियल्स फॉलो द लॉ ऑफ क्वांटम फिजिक्स। जो मटेरियल होते हैं वो क्वांटम फिजिक्स के नियमों के अनुसार चलते हैं इस स्केल पे। और जो जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। इसमें जो है फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शामिल हैं। एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, इसका क्या एप्लीकेशंस है? ये मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस है और इसलिए इसका जो एप्लीकेशंस है वो एग्रीकल्चर, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल, इन सभी क्षेत्रों में है। मेडिकल फील्ड में अगर देखें तो ये डिजीज़ के डायग्नोसिस यानी बीमारियों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि नैनो मेडिसिन हो गया, नैनो स्केल जो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस होते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं और ये कैंसर, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। और ड्रग डिलीवरी में भी जो शरीर में जो है दवाइयों को पहुंचाने में भी इनकी काफ़ी अच्छी भूमिका हो सकती है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी यानी लक्ष्य बना करके दवाई भेजी जा सकती है, ठीक है।
और इससे जो है पूरा जो ओवरऑल जो ड्रग्स कंजप्शंस होता है और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको कम किया जा सकता है। यानी कि जो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, जिस कोशिका में प्रॉब्लम है, वहीं पे वो दवा पहुँचाई जाएगी। एंड नैनो रोबोट्स, जो नैनो रोबोटिक्स होता है, ये जो है एक तकनीक है जिसमें मशीन्स को और को माइक्रोस्कोपिक स्केल पे तैयार किया जाता है। बहुत सूक्ष्म मशीन तैयार किए जाते हैं और जो ये नैनो साइज़ के जो रोबोट होते हैं वो आदमी के शरीर में भी अंदर तक जा सकते हैं और मॉलिक्यूल्स को लेकर के जा सकते हैं और फिजिशियंस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय मिनिएचर सेंसर्स। अंदर से वो मिनिएचर सेंसर्स के माध्यम से फिजिशियंस को वहाँ की अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसको दिखा सकते हैं। सुपर बग एंड एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, जो नैनो टेक्नोलॉजी ये है एंटी बायोटिक रेसिस्टेंट, जो बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक जो होते हैं उनके प्रति रेसिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, उनको इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। कैंसर को डायग्नोसिस करने, उसका इलाज करने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। गोल्ड नैनो सेल्स जो होते हैं, ये जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको लोकेट करते हैं और उनको बाहर निकाल देते हैं। जो नैनो सेल्स जो होते हैं वो कैंसर सेल्स को टैगिंग एंटीबॉडीज टू द सेल सरफेस के माध्यम से ये टारगेट करते हैं। टिश्यू इंजीनियरिंग में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी कैन रिपेयर डैमेज टिश्यू, जो क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं उनको रिपेयर कर सकता है और इसके लिए वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का यूज़ करेंगे। एंड कैप्रोलैक्टोन, ये जो है एक ऐसा पॉलीमर होता है जो कि कोलेजन, इसके ऊपर पूरा कोलेजन लगा होता है, ठीक है, ताकि जो वुंड हीलिंग है उसको, घाव भरने की जो प्रक्रिया है उसको प्रमोट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। एनर्जी एनर्जी के लिए फोटोवोल्टिक सेल्स और ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डिवाइसेस जो होती हैं बेस्ड ऑन क्वांटम डॉट्स, उसका प्रयोग कर सकते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होते हैं सोलर सेल्स के लिए, उनका प्रयोग कार्बन नैनो ट्यूब्स फॉर नोवल हाइड्रोजन स्टोरेज सिस्टम, उसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। एंड नैनो कैटलिस्ट ऑफ द हाइड्रोजन जनरेशन, उसके लिए हाइड्रोजन की को बनाने के लिए किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स को जो है हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए यूज़ किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स को सोलर के सेल्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। डिफेंस के क्षेत्र में ये एक प्रिसीजन गाइडिंग टूल फॉर स्नीपर्स, जो स्नीपर्स होते हैं जो दूर से निशाना लगाते हैं उनके लिए एक गाइडिंग टूल्स बन सकते हैं। टू डिटेक्ट सेंसर्स डिवाइसेस, जो संवेदी उपकरण होते हैं उनका पता लगाने के लिए। एंड पॉसिबल सप्लीमेंट ऑफ ट्रेडिशनल वेपनरी फॉर क्लोज कॉम्बैट सिचुएशन, नज़दीक से जो लड़ाइयाँ होती हैं उसमें जो ट्रेडिशनल वेपनरी होता है, परंपरागत जो हथियार होते हैं उनका सप्लीमेंट बन सकते हैं ये। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एंटी माइक्रोबैक्टीरियल जो नैनो इमल्सन्स होते हैं, ये खाद्य प्रसंस्करण उपकरण में इंडस्ट्री में यूज़ किए जा सकते हैं और ये उसको जो है कंटेमिनेशन करने के लिए, यानी कि उनको उनके अंदर जो विषाक्तता है उसको कम करने के लिए और पैकेजिंग के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। और एमल्सन इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स दैट आर नॉर्मली इमिसिबल। एंड नैनो बायोसेंसर्स जो होते हैं उनका प्रयोग जो एंटीजन होता है और जो पैथोजन होता है उससे जो विषाक्तता होती है उसको पता लगाने के लिए किया जा सकता है। नैनो बायोसेंसर्स का प्रयोग जो है रिमोट सेंसिंग, दूर से संवेदन करने वाले जो उपकरण होते हैं उस पर भी किया जा सकता है ताकि जो है प्रिसीजन फार्मिंग किया जा सके। एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स जैसे कि नैनो सिल्वर जो है वो प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं, यानी उसको संरक्षित करने के लिए। नैनो बायो इंडिकेटर्स, ये जो है बायो मैग्निफिकेशन को का पता लगा सकते हैं। जो पेस्टिसाइड होते हैं, कीटनाशक होते हैं और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके बायो मैग्निफिकेशन का पता लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी की स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उसको मेंटेन किया जा सकेगा। बायो कंजुगेटेड नैनो पार्टिकल्स, ये इनकैप्सुलेशन होते हैं और ये इनका प्रयोग जो होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो वाटर होता है उसको धीरे धीरे छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि जो एग्रीकल्चर की
जो दक्ष एफिशिएंसी है और जो उत्पादकता है वो बढ़ाई जा सके। एंड नैनो जेल्स का प्रयोग जो है पेस्ट कंट्रोल के लिए, कीटों को नियंत्रित करने के लिए, और हैसल फ्री जेल बेस्ड कैरियर्स का प्रयोग इसमें किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट में भी इनका प्रयोग किया जाता है। नैनो मेम्ब्रेन्स फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, जल शुद्धता के लिए नैनो मेम्ब्रेन्स का प्रयोग किया जाता है, ताकि और उसका जो अलवणीकरण या डी सलाइनेशन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। नैनो सेंसर्स जो होते हैं ये प्रदूषकों को का पता लगाते हैं। नैनोपोरस जेलाइट्स, नैनोपोरस पॉलीमर्स एंड एटोपुलेगाइट क्लेज जो है इनका प्रयोग वाटर प्यूरिफिकेशन, जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स, ये वाटर ट्रीटमेंट्स और उसका रिमेडिएशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। नैनो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, जो कि फॉर मोर रोबस्ट कंक्रीट, हीट रेजिस्टेंट नैनो मटेरियल्स का यूज़ किया जा सकता है, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों को और इंफ्रारेड किरणों को जो है रोकेंगी। और सेल्फ क्लीनिंग सरफेस, खुद से ही साफ होने वाले सरफेस, विंडोज़, मिरर्स, टॉयलेट्स, ठीक है, बायो एक्टिव कोटिंग के साथ इनका प्रयोग भी इसमें किया जा सकता है। तो ये हमने नैनो टेक्नोलॉजी देखा इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम अगले लेक्चर में देखते हैं। सो थैंक यू सो मच।